कोई अदारा जो है वो गवर्न करता हुआ नजर नहीं आता, डिलीवर करता हुआ नजर नहीं आता। जितने भी रियासती इदारे हैं या सियासी जमातें हैं, सबको सोचना चाहिए कि भाई नहीं, इस सूरत हाल से बाहर निकले। बहुत ही लोग जो है वो गैर मुतमईन है कोई हालात की वजह से। डी ट्रैक जो मुल्क होते हैं वो फिर किसी मंजिल पे नहीं पहुंचते। IMF की रिपोर्ट कह रही है कि जी आपने शफाफियत नहीं ला रहे, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, और करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। फौज के बारे में बड़ी गलतफहमियां फैलाई गई थी, फौज तो प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन देखें, जब मुकाबला हुआ है अपने से बड़ी ताकत का, तो उसमें फिर वो प्रोफेशनलिज्म खुल के सामने। इसका मतलब ये है कि लोग ये सेटिस्फाइड हो गए हैं कि हमारा जो दफा है वो बड़ा मजबूत है। आपने जो रोल 28वीं तरमीम में भी देना है और भी बेशक दे दें उनको, लेकिन कम से कम 20, 25, 30 साल के लिए सुकून होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो भुट्टो की साथ उसका मुवाजना होता है। मैंने तो भुट्टो साहब को भी बड़े करीब से देखा है, और इमरान खान को भी मैंने फ्री कंसल्टेंसी 4 साल व्हाट्सएप पे मैं देता रहता था। जब वो वजीर तो बन गया तो 4-5 महीने के बाद ही मैंने इस नतीजे पे पहुंच गया कि नहीं, ये नहीं, इसके बस की बात नहीं है। जी, अस्सलाम वालेकुम। सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं हस्बे साबिक, और आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। उनका तारुफ हारून ख्वाजा करवाएंगे, और फिर आपके पसंदीदा मौज़ूआत पर गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। जी हारून भाई, ओवर टू यू। थैंक यू रजा। मैं कयूम निज़ामी साहब, जनाब मोहतरम, उनको वेलकम करता हूं प्रोग्राम के अंदर। और मेरे ऊपर आपने कंधों पे बोझ डाल दिया। निज़ामी साहब का तारुफ कराना तो बड़ा ये मुश्किल काम है, क्योंकि इतने फैसेट्स हैं माशाल्लाह निज़ामी साहब की पर्सनालिटी के। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि वक्त की भी कमी है। तो निज़ामी साहब माशाल्लाह, जैसे कि हमारे नाजरीन जानते हैं, पीपल्स पार्टी के वेटरन मेंबर हैं, और उस वक्त के जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनके साथी थे। और इन्होंने 70s में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एज स्टेट मिनिस्टर सर्व किया हुआ है, फेडरल से स्टेट मिनिस्टर। और पीपल्स पार्टी की सूबाई जो है इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, वो भी 70 की दिहाई में। और जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के दौर के अंदर काफ़ी निज़ामी साहब ने जो है विक्टिमाइजेशन, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, उससे भी गुजरे हुए हैं, जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते निज़ामी साहब, बहरहाल क्योंकि मेरी कुर्बत बहुत है तो मुझसे शेयर किया था निज़ामी साहब ने। और माशाल्लाह ऑब्वियसली जो लोग जानते हैं निज़ामी साहब को, इनकी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट और पॉलिटिकल एक्टिविज्म, इंटेलेक्चुअल डिबेट वगैरह, ये सारे इनके हॉलमार्क्स हैं। देर आफ्टर निज़ामी साहब ने मोर रिसेंटली जागो तहरीक शुरू की है, जो कि पॉलिटिकल अवेयरनेस की तहरीक है, ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए। निज़ामी साहब जो है नवाए वक्त के अंदर रेगुलर कॉलम भी लिखते हैं, जिसके अंदर वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल और सोशल रियलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। और सबसे जो मेरे लिए बताने में मुझे बड़ी खुशी इसमें हुई है, और मैं रेकमेंड भी करूंगा, निज़ामी साहब ने बहुत ही अमेजिंग किताबें लिखी हैं। वो उनका नंबर तो अब काफ़ी ज़्यादा हो गया हुआ है, लेकिन सीरत नबी के ऊपर माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किताब है, खुलफाए राशिदीन के ऊपर है, औलिया के ऊपर निज़ामी साहब ने किताब लिखी है, कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल पे अमेजिंग किताबें हैं। तो मैं बड़ा लकी हूँ, क्योंकि मुझे तो हैंड रिटन नोट के साथ निज़ामी साहब ने वो सारी किताबें दी हैं, एंड और मैंने सारी पढ़ी हैं, एंड आई वुड सीरियसली रेकमेंड टू एवरीवन के निज़ामी साहब। तो आई कैन गो ऑन रजा। तो ये बहुत बहुत अच्छा आपने तारुफ करवाया, और यकीनन इनकी पॉलिटिक्स जो है हम तो पढ़ते आए हैं, इनके बयानात और इनकी सोच और प्रोग्रेसिव सोच, जो बदकिस्मती से अब आजकल की सियासत में कम ही दिखाई देती है। लेकिन मेरे ख्याल से आप हारून साहब इनसे सवालात का आगाज करें, और फिर मैं इसमें ज्वाइन इन कर लूँगा। तो ओवर टू यू जी। जी निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, आपकी प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले ही करंट अफेयर्स के ऊपर बात करते हैं। आपने तो हर दौर देखा हुआ है पाकिस्तान की सियासत का। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस जो आपने 6-7 दहाइयों से आप देखते आ रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व भी हैं, उसके मुकाबले में ये जो करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है वो ज़्यादा है, कम है, या उतना ही है, या ये होता रहता है पाकिस्तान में? सबसे पहले तो मैं ख्वाजा साहब आपका और रजा साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया, और आपने तारुफ भी बहुत करा दिया, ज़्यादा ही।
आपकी मोहब्बत उसमें ज़्यादा शामिल है। बहरहाल तो गुजारिश ये है कि ये जो क्राइसिस है इस वक्त जिसको हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान की तारीख का मैं शाहिद भी हूँ और देखते रहे हैं, ऊंच नीच आती रहती है, मार्शल लॉ भी लगते रहते हैं, लेकिन ये जो सूरत हाल है ये कोई बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। मैं समझता हूँ कि मल्टीपल क्राइसिस हो गया है और इसमें ये इस किस्म का दौर पहले हमने कभी देखा नहीं। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जैसे आपने जिक्र भी किया कि काफ़ी तकालीफ भी उठाई लोगों ने, काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी, लेकिन वो इतनी वो खौफो हरास और जबर का वो जो एक काम की सूरत हाल ये नहीं थी। मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे जमहूरी सियासतदान है जो हुकूमत को सामने से चला रहे हैं, जाहिर है कि ये एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है और इसमें जो पुरानी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उनको ये सोचना चाहिए कि ये जो है ना कैफियत इस वक्त घुटन वाली, ये सिक्योरिटी रिस्क बनती जा रही है। मैं आपको ये बताऊं अपने तजर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में कि लोग बड़े परेशान हैं। वो लोग बेचारे घरों में बैठ के वो मतलब ये है कि क्या कहना चाहिए, बहुत ही अजियत अजियत जैसे अजियत में से एक ज़हनी अजियत में से गुजर रहे हैं कि ये हमारा मुल्क जो है वो किधर जा रहा है और दुनिया के मुल्क किधर जा रहे हैं। और जमहूरियत जो है उसका नाम ही नहीं है, ना इंसानी हकूक है, ना जमहूरियत है, ना रूल ऑफ लॉ है, और कोई अदारा जो है वो गवर्न करता हुआ नजर नहीं आता, डिलीवर करता हुआ नजर नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 25 करोड़ लोगों का ये पाकिस्तान है। मैं सबको कहता हूँ जितने भी रियासती इदारे हैं या सियासी जमातें हैं, सबको सोचना चाहिए कि भाई नहीं, इस सूरत हाल से बाहर निकले और कोई ऐसी ऐसी कोई गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुला लें, उसमें ये सारी चीज़ें रखें और बड़े खुले दिल के साथ तस्लीम करें कि भाई ये पिछले जो 2 साल के साल हमने गुजारे हैं बड़े घुटन के और बहुत ही परेशानी के। बहुत ही लोग जो है वो गैर मुतमईन है, कोई हालात की वजह से परेशान है। तो इसमें से निकलने के लिए एक ही तरीका है कि वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें दानिश्वर भी बुलाए जाएं, सियासी जमातों के जो लोग हैं, लीडर हैं, सब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब बुलाएं और वो बैठ के बात करें कि यार ये क्या मसला, क्या है, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्यों नहीं हम कोई ट्रैक पे ऊपर जा रहे। क्योंकि डी ट्रैक है इस वक्त और डी ट्रैक जो मुल्क होते हैं वो फिर किसी मंजिल पे नहीं पहुंचते। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये दौर जो है ना पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत ही ज़्यादा अजियत वाला और जबर वाला और तशद्दुद वाला दौर शुमार किया जाएगा। जो आने वाला मौरख है वो लिखेगा, जिस तरह आजकल वो लिखते हैं ज़ियाउल हक के बारे में, जनरल मुशर्रफ के बारे में, आज से 5 साल बाद जो बंदा लिखेगा तो वो इस दौर को भी बहुत ही कोई जबर व तशद्दुद वाला और खौफ वाला, मतलब खौफ का आलम है पूरे पाकिस्तान में। परेशान है लोग, निजाम साहब, महंगाई की वजह से भी परेशान है, वैसे भी परेशान है। जी, आप जो ये आपने तजवीज़ दी है गोल में इस कॉन्फ्रेंस की, तो इसमें हाँ, गालबन आप तमाम सियासतदानों को कह रहे हैं, आप शायद खाकान अब्बासी साहब भी काफ़ी देर से कह रहे हैं कि इकट्ठे बैठना चाहिए, लेकिन उनका आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कहते हैं जी कि 6 जो बड़े हैं उसमें नवाज शरीफ साहब हैं, इमरान खान साहब हैं, जरदारी साहब हैं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और चीफ जस्टिस हैं और गालबन एक आधे और। वो कहते हैं जी इन सबको इकट्ठे बैठ के डिसाइड करना चाहिए कि जी ये आगे किस तरह से ये डेडलॉक खत्म किया जाए और आगे कैसे। तो आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सारे सियासतदान इकट्ठे हों गोल मेज कॉन्फ्रेंस। हाँ जी बिल्कुल। देखिए ना, बात यह है कि ये जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं जिनका आपने जिक्र किया है, वो अगर इकट्ठे बैठेंगे तो उनके तो बैठने का तो फायदा ही कोई नहीं है ना। वो तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, वो सुने लोगों की, दूसरे लोगों की सुने बातें। मतलब यह है कि उसमें जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उसमें सीनियर एडवोकेट हैं, उसमें दानश्वर हैं, मुअर्रख हैं, उसमें आप जैसे लोग हैं। मसलन ख्वाजा साहब, आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपने तो किसी लीडर ने इतना काम ही नहीं किया हुआ पाकिस्तान के बारे में जो पाकिस्तान प्लान आपने तैयार किया हुआ है, पाकिस्तान फ्रीडम मूवमेंट चलाई हुई है आपने। तो मतलब यह है कि कोई इंडिपेंडेंट वॉइसेस भी आए ना। ये तो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं ना जो गवर्नमेंट चला रहे हैं अवाम की नजर में। तो कोई ऐसे लोग भी उसमें गोल मेज, हर सूबे के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो कंसर्न सिटीजन, मैं कहना चाहता हूँ पैट्रियाट जो हैं, जो पैट्रियाट है, खुल के बात करें और उसमें कोई बुगज ना हो, कोई उसमें तसब ना हो, कोई पार्टी का एंगल ना हो। तो सारे एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस पूरा 1 दिन या 2 दिन भी उसको चलाएं और जो पाकिस्तान के जो मौजूदा मसाइल है उसके ऊपर मशवरा करके कोई एक रास्ता निकालें बेहतरी का और जो फलाह का रास्ता है।
और जिसमें एक आम आदमी को इज्जत से जिंदगी गुजार सके, तमाम लोग जो है उनका खौफ जो है, जबर है, वो खत्म हो। दहशतगर्दी आप देखें बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है। तो ये सारे मसाइल जो हैं ये, अब तो वो IMF की रिपोर्ट भी आ गई है, वो ये कह रही है, रिपोर्ट कह रही है कि जी आपने शफाफियत नहीं ला रहे, आप अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, और करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और करप्शन प्रिविलेज क्लासेस जो है वो कर रही हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, एलीट कैप्चर हो चुका है। ये सारी सूरत हाल है। खुदा के वास्ते, आफ्टर ऑल ये मुल्क हमारा, हमारी आने वाली नस्लों ने भी इसी जगह रहना है। जो हुकूमत कर रहे हैं उनकी नस्लों में भी रहना है, हम जो हुकूमत नहीं कर रहे हैं उनकी नस्लों में भी रहना है। तो जरा दिल बड़ा करें, मुल्क के लिए खुल के बात करें, मसाइल जो हैं उनको तस्लीम करें कि ये मसाइल हैं, और उनका हल कलेक्टिव विजडम से, मशावरत, कुरान का जो उसूल है मशावरत का उसूल है, और मशावरत करेंगे, मशावरत उनसे करें जिनसे मशावरत नहीं हो रही, और जो सोच विचार करने वाले लोग हैं उनसे मशावरत की जाए। रजा, क्विकली मैं फिर क्लैरिफिकेशन जरा निजामी साहब, मैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया, तो लेकिन ये कौन करेगा? देखे ना, ये सारे इल्जाम जो हैं, ये सारी जो परफॉर्मेंस है, ये तो उन्हीं की है ना, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वो क्यों बुलाएंगे ये हाँ बिल्कुल, तो फिर कौन बुलाएगा? ये फील्ड मार्शल बुलाएगा। देखो जी, सारी अतायात माशाल्लाह फील्ड मार्शल बन गए हैं, और लोग जो हैं, चलो लोगों में उनकी एक लिहाज से इज्जत है कि भाई जब हमारा हिंदुस्तान के साथ मुकाबला हुआ तो वो प्रोफेशनलिज्म सामने आया है फौज का। फौज के बारे में बड़ी गलतफहमियां फैलाई गई थी कि फौज तो खत्म हो गई है जी, फौज तो प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन देखे, जब मुकाबला हुआ है अपने से बड़ी ताकत का, तो उसमें फिर वो प्रोफेशनलिज्म खुल के सामने। इसका मतलब ये है कि लोग ये सेटिस्फाइड हो गए हैं कि हमारा जो दफा है वो बड़ा मजबूत है, और हमें बैरूनी जारहियत से कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अंदर से खतरा है। खुदा के वास्ते बात को सुनो यार, हम तो अब जाने वाले लोग हैं, 82 अबव मेरी उम्र है, सारा ट्रैक रिकॉर्ड है, सारी जिंदगी का पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत ही की है, मोहब्बत में गुजारी है पाकिस्तान से। तो हमारी बातें जो हैं, और भी बहुत से हजारों लोग हैं पाकिस्तान में जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी बातें सुनो यार, उनको बुलाओ, उनसे मशवरा करो, मशवरा करके इस मुल्क को आगे लेके जाओ। और इस वक्त अगर क्रेडिबिलिटी कोई जंग की वजह से हासिल हुई है फील्ड मार्शल साहब को, तो फील्ड मार्शल साहब भी दिल खोला करे ना। वो तो माशाल्लाह हाफिज़ कुरान भी हैं, और कुरान जिसके सीने के अंदर हो उसके सीने में तो रोशनी होनी चाहिए, और वो रोशनी बाहर निकलनी चाहिए, पूरे पाकिस्तान में वो रोशनी फैलनी चाहिए। हिदायत की किताब है, नूर की किताब है, रहमत की किताब है, बरकत की किताब है कुरान पाक। तो ये बरकत क्यों नहीं आ रही पाकिस्तान में? बरकत ही गायब हो गई है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो फील्ड मार्शल भी है, और अब वो आर्मी चीफ के साथ साथ कमांडर इन चीफ भी बन गए, पूरी कमांड है उनके। तो वो सारी जमातें जो हैं उनकी बात भी सुनेगी, और जमातों के अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी उनकी बात पे कान धरेंगे। बाकी ये जाहिर है कि सियासी जमातें हैं, उनके तो इख्तलाफात होते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि फील्ड मार्शल खुद अगर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस बुलाएं, गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, ओवरसीज लोगों को भी बुला लें, कुछ लोगों को, बेशक 2 दिन चलाएं उसको। तारीख का एक अहम मौका है, यहां पर तो कोई मुशावरत से फैसले करके आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना तो हालात दिन ब दिन खराब होते जाएंगे, और खुदा न खास्ता अंदर से ये पाकिस्तान जो है वो टूट सकता है। मैं ये वार्न करना चाहता हूं अपने तजर्बे की, और मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं ये कहता हूं कि ये पाकिस्तान जो है अंदर से टूट सकता है। मैं कहना नहीं चाहता ये बहुत सवाल है आप जी, बहुत जबरदस्त आपने बातें कही। मशावरत और एक कंसेंसस, इत्तेफाक राय की शदीद जरूरत है। पहले भी इसका जिक्र होता रहा, ग्रैंड डायलॉग रजा रब्बानी साहब ने भी कहा था, शायद खाकान अब्बासी ने भी इसका तस्करा किया है। लेकिन निजामी साहब, इस वक्त जो सिस्टम आप जिसका तस्करा कर रहे हैं, उसमें जो मौजूदा सियासी पार्टियों जिनको इक़्तिदार मिला है, वो उनकी भी तो उसमें पूरी रजामंदी है। सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तो क्योंकि देखे ना, ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुली ऑन बोर्ड है, और उनका और इस्टेब्लिशमेंट, इन तीनों का हदफ जो है वो ये है कि इमरान खान को पावर से दूर रखना है, या फिलहाल तो फिल वक्त तो जेल में बंद रखना है। मतलब इस तरह का एक सियासी तनाव भी बना हुआ है, और किसी सूरत उसको वापस इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो निजामी साहब, इन हालात में इन पॉलिटिकल पार्टीज का भी तो एक रोल बनता है, एक जिम्मेदारी बनती है तारीखी, जैसे आपने सही कहा। बिल्कुल बनती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रजा साहब आप एग्री करेंगे कि ये मुस्लिम लीग नून हो, पीपल पार्टी हो, पुरानी जमातें हैं,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो मतलब है कि जॉइन हैंड कर लिया है ना उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ। ये जी। तो खुली किताब की तरह है, इसको सारी दुनिया मानती है। तो इसलिए अमेरिका का जो सदर ट्रंप है वो आर्मी चीफ की बात करता है, वजीर आजम की, दोनों की इकट्ठी बात करता है। पहले कभी नहीं हुआ ऐसे। अब पहले हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये अंडर इन्फ्लुएंस हैं फील्ड मार्शल के। तो अगर कोई डायलॉग करना है तो फील्ड मार्शल के कहने पे ही होगा, क्योंकि ये उसके मिले हुए हैं ना, दोनों जमातें मिली हुई हैं। और ये जो आपने कहा कि इमरान खान को जेल में रख के, उसको जेल में इन्होंने रखा हुआ है और 2 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, तो ये असेसमेंट कर दें ना। वो तो जब डायलॉग करेंगे तो उसमें लोग बोलेंगे कि भाई आपने 2 साल एक बंदे को जेल में रख के देख लिया है, क्या पाकिस्तान आगे आगे मूव किया उसने मुआशी तौर पे, कुछ सियासी तौर पे, रूहानी तौर पे। ये कायदे आज़म ने कहा था कि हम पाकिस्तान इसलिए ले रहे हैं ताकि हम पॉलिटिकली आगे जा सके, ताकि हम इकोनॉमिकली आगे जा सके, ताकि हम स्पिरिचुअली आगे जा सकें। तो ये 2 साल में आप देखें क्या रूहानी तौर पे, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे पाकिस्तान पीछे गया है, आगे गया है या पीछे को जा रहा है। तो इसलिए ये जो रवैया है तब्दील करना पड़ेगा हमें। ये जो रवैया है ना कि जेलों में बंद करके कोई को इंतकाम करना, उसको इस तरह, तो आप कितनी देर पहले भी कहते रहे कि भाई जुल्फकार अली भुट्टो चला गया है तो आपको पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। बेनजीर 2 दफा आ गई, फिर कहा कि नवाज शरीफ जो है वो चला गया है 1 दफा, अब वो कभी नहीं आएगा, वो 3 बार वजीर आज़म बन गया। तो ये चीजें तारीख के हाथ में चली जाती हैं, लोगों के हाथों से निकल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, फिर हालात बदलेंगे, फिर आप पछताएंगे, फिर आप अफसोस करेंगे, पाकिस्तान का नुकसान हो चुका होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि एक इमरान खान जो है वो एक हकीकत है और तहरीक इंसाफ भी एक हकीकत है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और दूसरी जो जमातें पार्लियामेंट में सारी एक हकीकत है, ये पॉलिटिकल रियलिटीज हैं। इन सब को लेके आप एक कौमी इत्तेफाक के राय से आप आगे बढ़ेंगे, वरना ये खुदा न खास्ता ये दहशत गर्दी जो है ये आपके काबू में नहीं आएगी। क्योंकि अगर लोग नाराज हैं, लोगों के दिलों में नफरत है, लोगों के दिलों में तसब है, लोगों के दिलों में सियासी हवाले से तसब है, तो वो फायदा उठाते हैं दहशत गर्द ऐसी फिजा से कि जिसमें लोग जो है, लोगों का तावन जो है उनको ना चाहते हुए मिल जाता है कि वो आंखें बंद कर लें अवाम, जी। वो असिस्ट ही ना करें हुकूमतों को या पुलिस को या सिक्योरिटी इदारों को, मुआवनत ही ना करें। ये कभी हो नहीं सकता कि अवाम मुतमईन हो और दहशत गर्दी हो, ये मैं नहीं मानता। अब जो जिन मुल्कों में आप देखें कि इंसाफ है, रूल ऑफ लॉ है, पीस है, रोटी उनको मिलती है, वहां पर अमन है, वहां पर दहशत गर्दी होती है, बहुत थोड़ी बहुत होती है। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए कि लोगों के दिलों में नफरत है। वो कहते हैं अगर कोई किसी को देखते भी हैं तो वो पुलिस को इतला नहीं देंगे, या कोई चंदा मांगेगा चंदा भी दे देंगे नफरत में। इसलिए ये सूरत हाल बड़ी खराब की तरफ जा रही है, दहशत गर्दी बढ़ती जा रही है, लोग हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, पुलिस के हों या फौज के हों या मासूम शहरी हों, सारे हमारे पाकिस्तानी हैं, भाई हैं जो शहादतें दे रहे हैं। तो इसलिए ये तो तकादा, हालात का तकादा भी ये है। आप इंटरनेशनल लेवल पे जो हालात तब्दीलियां आ रही हैं उनका तकादा भी है, मुल्क के अंदरूनी जो हालात है उनका भी तकादा है कि सर जोड़ के एक मेज पे बैठो, सारे बैठे। और यही मैं समझता हूं कि हर आदमी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अवाम से मोहब्बत करता है, उसको यही कहना चाहिए कि भाई मुशावरत करो, इसमें जोर डालना चाहिए। निजामी साहब, ये जो अच्छी बड़ी जबरदस्त आपकी तजवीज़ है, जरा मैं और इसको थोड़ा डीपली अगर देखूं, आपके जहन में क्या है कि इसका क्या रिजल्ट निकलना चाहिए? क्या पाकिस्तान में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस हो सकता है, या आपके ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट को कोई परमानेंट रोल दे देना चाहिए? इस्टेब्लिश आप देखें वो तो मिल गया ना, वो देखें जी, चलो एक मसला हल हो गया, क्योंकि वो काम जो कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रह के करते थे और वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के करेंगे, वो ज्यादा बेहतर है, ताकि दुनिया को पता हो, पाकिस्तान के लोगों को पता हो। मुनाफकत का कोई फायदा नहीं होता, मुनाफकत करेंगे नुकसान होता है। आपने जो रोल 28वीं तरमीम में भी देना और भी बेशक दे दें उनको, लेकिन कम से कम 20, 25, 30 साल के लिए सुकून होना चाहिए। और दोनों होना चाहिए, सिविल मिलिट्री रिलेशन जो है ना वो कोर्डियल होने चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हो जाते हैं, कोर्डियल हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के साथ सारे मिल के मुल्क को चलाएंगे, ये टर्निंग पॉइंट है खाया साहब, ये हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। खुदा न खास्ता ये अगले 5-10 साल बड़े बड़े इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के। ये डू एंड डाई वाला मसला हो गया है। अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे कोई ऐसी बात हो, लेकिन हालात जिस तरफ चल रहे हैं उसमें एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, फाहमो तफहीम की जरूरत है। इन्होंने 27वीं आईनी तरमीम करके जो भी बहरहाल किया है उसमें मुख्तलिफ राह आ रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि चलो एक रोल उसको दे दिया है आर्मी चीफ को, अब वो अब उसको आगे लेके चले ना,
कि भाई आपको रोल भी मिल गया, आपका दायरा भी बहुत आला, माशाल्लाह फौज है हमारी प्रोफेशनल, दुनिया की 10 फौजों में शुमार इसकी होता है, लेकिन उनको सोचना चाहिए, जर्नलों को ये भी सोचना चाहिए बाकी इदारे जो है उनका शुमार कहाँ हो रहा है, और सियासतदानों को भी सोचना चाहिए और फैसिलिटेट करना चाहिए जर्नलों को कि वो सिविल अदारे जो हैं वो भी बने। अब लोकल बॉडीज ही नहीं है, आप देखें ना, जमहूरियत चल रही है 100 काल, लेकिन लोकल बॉडीज नहीं है, लोकल गवर्नमेंट ही नहीं है। तो जिस हुकूमत रियासत में लोकल बॉडीज ना हो, लोकल गवर्नमेंट ना हो, तो वहाँ जमहूरियत नहीं है। तो इसलिए ये जो रास्ता इख्तियार किया है, ये करना, ये इसी तरह ये फौज और सियासतदान मिल के बैठेंगे, और उसके अलावा दूसरे जो स्टेक होल्डर हैं उसमें ताजर भी हैं, मीडिया के लोग भी हैं, वकील भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं, आप जैसे ताजर भी हैं, सारे मतलब जो मुहिब्बुल वतन लोग हैं वो सारे मिल के बैठ के और रास्ता निकालने की कोशिश करें और एग्री कर लें कि भाई ये 6 महीने साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन करा लेंगे, इलेक्शन करा दें, मसला हल हो जाएगा। निजामी साहब, ये और इलेक्शन लोकल बॉडीज के भी साथ कराएं। ये आपके ख्याल से ये जो आप सारा तजवीज दे रहे हैं, हम लेट्स से मीटिंग हो, गोल में इस कॉन्फ्रेंस होती है, सारे आ भी जाते हैं, आपके ख्याल से ये पाकिस्तानी लोग और पाकिस्तानी कौम उनके हाथ में अपनी तकदीर है कि, या ये हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के वो पॉन्स बने हुए हैं, वो धागा हिलाते हैं और अपनी मर्जी से जो चाहते हैं करा लेते हैं? ये बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो चुकी है। पहले इतनी नहीं होती थी, पहले भी थी, लेकिन आज के दौर में फॉरेन इंटरवेंशन जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, बड़े अफसोसनाक है। इसका हल भी यही है कि आपस में कंसल्टेशन करें, गोल मेज कॉन्फ्रेंस करके ये सारे इश्यूज जो है सॉर्ट आउट करें, ताकि जब दुनिया को पता चल जाएगा कि भाई ये इकट्ठे हो गए हैं, कोई चलो एक मिसाक जमहूरियत कह लें, मिसाक मीशत, दोनों को इकट्ठा कर लें, एक ऐसा अकार्ड करें जिसमें पॉलिटिकल अकार्ड भी हो और इकोनॉमिक अकार्ड भी हो, वो और पूरी कौम का हो, उसमें दहशतगर्दी के खात्मा भी रखें। ये 3-4 जो प्रायोरिटीज है, प्रायोरिटी तो फिक्स कराएं ना, कहें जी वो 20 साल के बाद तक हम ये प्रायोरिटीज हमारी होंगी। आप देखें पाकिस्तान जो है ना वो ट्रैक पे चढ़ जाएगा, प्रायोरिटीज फिक्स कर देंगे, दुनिया जो है वो भी उसको तस्लीम कर लेगी, क्योंकि वो गोल मेज कॉन्फ्रेंस की फैसला होगा, पूरी कौम का फैसला होगा। मेरा तो ख्याल यही है कि हालात का तकाजा यही है कि एक डायलॉग, वसील बुनियाद डायलॉग, कौमी डायलॉग, और वो इनिशिएट करे, फील्ड मार्शल करे। जाहिर है कि वो इन जमातों को कहेंगे, हुकूमतों को कहेंगे, वजीर आजम को कहेंगे, वो इशारा करेंगे तो फिर ये करेंगे आगे, जिस तरह वो कहेंगे इस तरह करेंगे, और ये मान जाएंगे, क्योंकि वो तहरीक इंसाफ वाले परेशान हैं, उनके जेलों में बंद है, हजारों का कारकुन जो है परेशान है। तो मेरा ख्याल है कि वो भी ग्रैंड डायलॉग पे, जिसमें उनका भी स्टेक हो और उनका भी वो फ्री चांस उनको दिया जाए, आगे इलेक्शन की बात कर लें कि भाई चलो 1 साल के बाद इलेक्शन करा देंगे, 1 साल तक सारे बाकी चीज़ें जो कर लें, रिफॉर्म्स वगैरह करनी है शफाफ इंतखाब के लिए जो लाजमी है। अच्छा निजामी साहब, आपने तो सारे लीडर्स को बड़े करीब से देखा है, ये एक मवाजना भी किया जाता है आजकल, लोग ये बहुत से लोग कहते हैं कि जी इमरान खान जो है वो भुट्टो की साथ उसका मवाजना होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है इसके बारे में? मैंने तो चूंकि दोनों को देखा है ना जी, मैंने तो भुट्टो साहब को भी बड़े करीब से देखा है और इमरान खान को भी मैंने देखा है। इसको मैं 4 साल उनको मैंने फ्री कंसल्टेंसी दी है 2018 से पहले, फ्री कंसल्टेंसी, रजा साहब फ्री कंसल्टेंसी 4 साल व्हाट्सएप पे मैं देता रहता था, मशवरे देता, इस तरह करें इस तरह करें। मकसद ये था कि चलो यार एक बंदे को चांस नहीं मिला तो इसको अगर चांस मिलता है तो अल्लाह करे मुल्क जो है हमारा वो तरक्की करेगा इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल वो जब वो वज़ीर आज़म बन गया तो 4-5 महीने के बाद ही मैंने इस नतीजे पे पहुंच गया कि नहीं इसके बस की बात नहीं है, वज़ीर आज़म बन के कोई डिलीवर करना वो बड़ा मुश्किल है उसके लिए। ये इसका और भुट्टो का बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज आज भी किया जाता है कि वो बड़ा लीडर था। कायदे आज़म के बाद अगर कोई लीडर था तो वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही था। इंटेलेक्ट के हिसाब से, अपने जज्बे के, हुब्बुल वतनी का जो जज्बा था, जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे, जो हमारे अवाम के जो मसाइल थे, अवाम की नब्ज़ पे आता। ये इमरान खान बेचारे चूंकि इसका बैकग्राउंड नहीं है ना वो इतना, इसका बैकग्राउंड तो सारा स्पोर्ट्स का रहा है ना, तो इसलिए ये इसके लिए मुश्किलात पेश आई हैं। पहली दफ़ा जब ये बनाया इसको समझ ही नहीं आई कि मैंने हुकूमत चलानी कैसे है।
तो हाँ जी बिल्कुल। ये पता तजुर्बा चलता है तो कि जब आप कायदे आजम की सुनने वाले ये देखें, ये असूल रखें जेहन में कि कायदे आजम की जो है वो काबीना देखें, जुल्फकार अली भुट्टो की काबीना देखें, और इमरान खान के काबीना देखें, नवाज शरीफ की काबीना देखें, कैबिनेट इनकी देख लें, शहबाज शरीफ की भी कैबिनेट देख लें, फिर आप कंपैरिजन कर लें। क्योंकि बंदे फैसलों से पता चलता है उसकी उनकी इंटेलेक्ट का, उनकी बसीरत, सियासी बसीरत जो होती है वो उसके फैसलों में नजर आती है। बयानात तो सारे देते हैं, तकरीरें तो सारे कर लेते हैं, लेकिन जब वो फैसले करते हैं तो उस वक्त पता चलता है कि भाई ये कितनी सलाहियत का मालिक है, इसमें कितनी सियासी बसीरत है। आप देखिए क्या जबरदस्त कायदे आजम ने कैबिनेट बनाई थी, जुल्फकार अली भुट्टो ने जबरदस्त, कोई स्कैंडल एक के खिलाफ भी नहीं आया, आप भी जानते हैं। इसी तरह नवाज शरीफ की उसके बाद देखिए कितना नीचे आया है, फिर इमरान खान की देखें और भी नीचे आ गया हम। तो ये मेरिट को बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं, इनके पास चॉइस होता है, अच्छा बंदा भी होता है फखर इमाम जैसा, लेकिन उसको हाँ वेट जी। कराते हैं कि भाई तुम 6 महीने वेट करो। तो लेकिन वो लगा फरदौस आशिक अमान को लगा देते हैं, ऐसे मिनिस्टर बना लेते हैं। हाँ बहरहाल बिल्कुल बिल्कुल। मेरी हमदर्दी है इमरान खान के साथ, और मैं चाहता हूं कि ये दिल बड़ा करें, खुला खुला दिल करें। ये अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, तो उसको कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए कि कोई एक नेशनल कंसेंसस हो जाए और सारी जमातें जो इत्तेफाक राय कर लें किसी पैकेज पे कि ये पैकेज है हमारा, इसके ऊपर सब अमल करेंगे उसमें, और 1 साल के बाद मिड टर्म इलेक्शन उनको कह दे कि इलेक्शन करा देंगे, लेकिन वो फ्री और फेयर होने चाहिए। अगर फ्री फेयर नहीं कराने तो फायदा कोई नहीं। जी वो बात आपने बड़ी अच्छी कही। और लेकिन मैं तारीख का एक और हवाला देता हूं कि एक तो इनका मवाजना किया जाता है, फिर जो आपने तो बड़े करीब से देखा है 1977 के मार्शल लॉ के बाद जो, और 2 साल तक जो जनरल जियाउल हक और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान तनाव रहा, आज उसका भी जी मवाजना किया जाता है। लोग कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान और फील्ड मार्शल के दरमियान भी ऐसी कैफियत है कि ये सियासी और लड़ाई या तनाव तो है ही, एक शख्सी मसला भी बन चुका है। क्योंकि इमरान खान और उनके जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने वो गालियां जनरल आसिम मुनीर को दी हैं और दे रहे हैं कि अब वो कहते हैं कि जी इनका बातचीत करना या रिकन्सिलिएशन मुमकिन नहीं है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं निजामी साहब, इस हालात, इस नहज का नहीं, हालात का ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो हालात जब जब वक्त गुजर जाता है ना रजा साहब, जी तो जी। हालात का एक अपनी मंतक होती है, लॉजिक होती है, अपना एक जबर होता है हालात। इस वक्त हालात के जबर के तहत मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ भी तैयार हो जाएगी, और फील्ड मार्शल, जब वो फील्ड मार्शल अल्लाह ने इजाजत दे दिया, अब जो उनको मिलना था, अब उससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। सही। इस्तेस्नाफ ही मिल गया सारी उम्र के लिए, तो और क्या जी जी। चाहिए। अल्लाह को राजी करें, 25 करोड़ अवाम को राजी करें, हैं जी। और कुरान जी को देखें, कुरान की आयत बाकी भी पढ़े ना, मतलब अपने मतलब की ना पढ़े, सारी पढ़ा, सारा कुरान पढ़े, कुरान पढ़े हाँ। तर्जुमे के साथ, और उस पर अमल करें। अल्लाह को भी राजी कर दें, और तारीख में भी जिंदा रहेंगे। अगर वो अब बिल्कुल ही न्यूट्रल होकर कहे जी भाई ठीक है, अब मैंने मुल्क को आगे बढ़ाना है, अब हमने, अब काफी होगी, अब मुल्क को आगे बढ़ाना है, तो वो एक एतमाद साजी की फिजा क्रिएट करेंगे। फील्ड मार्शल खुद ऐसे इकदाम राइट। उठाएंगे, मतलब ये है कि उनकी बहनों को मिलने दें यार, उनको जो भी मिलना चाहता है उनको मुलाकातें करने दें ना, तो फिर लोगों के जज्बात ठंडे हो जाएंगे। ये जो है ना ये मुख्तलिफ चीज है इमरान खान की और फील्ड मार्शल की और जियाउल हक की, जो है वो और थी। वो तो एक कंस्पिरेसी थी जिसमें अमेरिका शामिल था, भुट्टो के हम्म। खिलाफ जो थी, वो एक कंस्पिरेसी थी आलमी, और उसमें अमेरिका CIA शामिल था। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये रिकॉर्ड में जी मौजूद है सारी, कि सारी CIA PNA उन्होंने बनाई। PNA वाले लोग जो हैं वो तो एक दूसरे के खिलाफ कुफर के फतवे दिए हुए थे, मजहबी जमातों ने एक दूसरे के साथ नमाज नहीं पढ़ते थे, एक दूसरे के पीछे। एक हफ्ते के अंदर डॉलरों की चमक ने उनको इकट्ठा कर दिया था। बहरहाल अब तो ये ऐसी बातें हैं जो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि वो एक CIA की तहरीक थी जिसने कन्वर्ट कर दिया जियाउल हक के। तो जियाउल हक की जितनी खुशामद भुट्टो की है, जियाउल हक ने तारीख में रिकॉर्ड में मौजूद है, किताबों में मौजूद है लिखी हुई, इतनी खुशामद करता रहा वो। ये मसला मुख्तलिफ हो गया क्योंकि इन्होंने उनको हटाया जब वो DGISI थे, और जब मैं समझता हूँ कि वो अगर गए थे, उन्होंने अगर कंप्लेंट की थी, तो इमरान खान को स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए था। उसने गुस्से में आके दूसरे दिन उसको तो तब्दील कर दिया। तो ये गलतियां हुई हैं इमरान खान से, मानना चाहिए। भुट्टो साहब से भी गलतियां हुई थी। भुट्टो साहब एक नासिरबाग में मेरे साथ, मैं मरकजी सेक्रेटरी इतलात रहा हूँ 20 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, 5 साल मैं पंजाब का सेक्रेटरी इतलात रहा हूँ, 20 साल में मरकजी सेक्रेटरी इतलात रहा हूँ। तो उन्नीस सौ जी। सत्तर के इलेक्शन में नासिरबाग में मैं पास खड़ा था, तो भुट्टो साहब ने कहा कि देखो मैं इंसान हूं, फरिश्ता नहीं हूं, मुझसे गलतियां हुई हैं,
मैं गलतियों से सबक सीखूंगा, हम गलतियों से सीख के आगे बढ़ेंगे, और मैं कुछ मुल्क के लिए काम करना चाहता हूँ, मुझे मौका दो। तो ये इमरान खान को भी चाहिए गलतियां भी माने अपनी। ये जो अकड़ हाँ है ना, अकड़ और गुरूर और तकब्बर, ये बहुत बुरी बात है, ये बंदे को लेके डूब जाती है। तो इसलिए वो गुरूर में ना आए, पॉपुलर है वो, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन गुरूर और तकब्बर को खत्म करे और कहे जी मुझसे गलतियां हुई हैं, एक तो ये कहे, और दूसरा वो कम से कम 10 पॉइंट एजेंडा तो दे कौम को, कौम को इकट्ठा तो करे, यूनाइट किसी की चीज के ऊपर करे। ये कोई कह देना की आजादी, कभी कह देना नया पाकिस्तान, कभी कह देना तब्दीली, कभी कुछ, ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं। उसको उसको चाहिए अगर लीडरशिप शो करे ना, आप वो 10 पॉइंट एजेंडा दे कहें जी कि ये 10 पॉइंट है हमारे, अगर हम हुकूमत में आ गए, हम 10 पॉइंट एजेंडा है, इसके ऊपर अमल करेंगे। ये दे ना लोगों को, लोगों को जी समझ आया कि देखो यार, जेल में बैठ के इसने सोचा है, समझा है, और अब कौम को लीड कर रहा है, नौजवानों को लीड भी करे ना साथ साथ। हर वक्त नफरत वाली बातें करना वो भी गलत बात है, साथ एजुकेट बिल्कुल करे, मोटिवेट करे, लीड करे लोगों को, नौजवानों को, और वो एजेंडे पे करे, एजेंडे जो पाकिस्तानी एजेंडा बिल्कुल। हो, कौमी एजेंडा हो, हर दिल की आवाज हो, हर बहुत दिल की अच्छी बात, आवाज हो वो। बहुत जी अच्छी बड़ी बात आपने मेहरबानी। कही। और निजामी साहब, असल में आप जब आपने जिस जमाने से सियासत का आगाज किया, उसमें मंशूर होता था, नजरियात होते थे, कोई बड़े हाँ बड़े बिल्कुल आदर्श बिल्कुल होते थे। बिल्कुल। अब ये होता है कि जी या जीएचक्यू में मेरी कहाँ पे बात बन गई है, फलाने जर्नल ने मेरे हाथ रख दिया है, सीट अनफॉर्चुनेट, कितनी है, वेरी सारी अनफॉर्चुनेट। या सिस्टम हमने मैनिपुलेट करके उसको तबाही पे ले आए हैं। हारून भाई, आपका कोई और सवाल है तो, अदरवाइज फिर हम इजाजत लेंगे निजामी साहब से, क्योंकि आखिरी चंद मिनट ही हैं। बहुत शुक्रिया। बस जी वो जाते जाते निजाम साहब ये भी आप। बता दीजिए कि आपने मेंशन किया कि क्वालिटी ऑफ कैबिनेट जो थी कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह की क्या थी, जुल्फकार अली भुट्टो साहब की हाँ क्या थी, और अब क्या है। तो क्या ये जो डाउनफॉल आई है हमारी, ये इसकी कोई वजह है, ये इतनी मतलब मैसिव डाउनफॉल, क्या ये माशरे का जो है एक मुकम्मल जो है उसकी अक्कासी करता है, और इसको कैसे स्टॉप किया जा सकता है? देखिए जी, कायदा जो थे लीडर, वो हमेशा ये कहते थे कि भाई मैं फेवरेटिज्म का कायल नहीं हूँ, ठीक है, जो मेरिट फैसले होंगे, ये बार बार कहते थे वो, मेरिट और फेवरेटिज्म हम नहीं करेंगे। आप देखें ना कि मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का राइट बनता था, भाई एक खतून तो उसको बना देते ना, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अकरबा परवरी नहीं करनी, क्योंकि वो उधर चली जाती है ना, बात के अपनी बहन को लगा दिया, उन्होंने नहीं किया। अल्लाह, और मैं समझता हूँ कि एक इस्तेकाक था उनका, वो नहीं किया। तो वो मेरिट पे फैसले करते थे, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते थे। तो इस, लेकिन उनके बाद जब सिविल मिलिट्री जो है उसने कब्जा किया है पाकिस्तान के, ये लंबी बात हो जाएगी, मतलब ये है कि ये ग्रेजुअली, ये सारा ये जवाल जो है ना ग्रेजुअली आया है, क्योंकि हमने बेसिक जो असूल हैं उनको छोड़ दिया, रूल ऑफ लॉ को छोड़ दिया, फेवरेटिज्म करनी शुरू कर दी, फिर इंटेग्रिटी खत्म हो गई, फिर करप्शन शुरू हो गई। तो ये सारी चीजें मिलके आज इस हम जगह पे पहुंच गए हैं कि आज देखें कि इनको आप खड़ा नहीं कर सकते, मौजूदा जो वजीर हैं, इनको कैबिनेट, जो कायदे आज़म की कैबिनेट, उसके साथ खड़ा भी नहीं कर सकते, मुआवजा ही नहीं कर सकते, कोई मुआवजा बनता ही नहीं इनका। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब भी ये एक जो मॉरल वैल्यूज की गिरावट है। अब देखें ना, आप जैसे लोग हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, काम भी कर रहे हैं, जगा भी रहे हैं लोगों को, लेकिन आप जैसे लोगों की इस माहौल में कोई कदर कीमत ही नहीं है, जो कि कायदे आज़म के दौर में होती थी। कि कायदे आज़म के दौर में जो अच्छे लोग होते थे उनको, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5-7 साल गुजरने के बाद फिर वो हालात ही सारे बदल गए, फिर वो डाउनफॉल चलता गया चलता गया। अब जवाल की तरफ ही हम जा रहे हैं। अल्लाह करे कोई ऐसी लीडरशिप जो है, लीडरशिप क्राइसिस भी तो है ना पाकिस्तान के अंदर, कि लीडरशिप, कोई इंटेग्रिटी वाला लीडर आना चाहिए, कोई ऐसा हारून ख्वाजा जैसा, कि भाई इंटेग्रिटी के साथ चलना है और डिलीवर भी बिल्कुल कर सकता हो, एहलियत भी हो, एबिलिटी भी हो, इंटेग्रिटी भी हो, और डिलीवर करने का जज्बा भी हो, और काम भी, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हो, माजी में उसने काम भी किया हुआ हो, फिजिकल काम किया हो, ग्राउंड पे नजर आ रहा हो काम। ऐसे लोगों को प्रमोट करेंगे तो पाकिस्तान फिर चल पड़ेगा। लोगों की कमी नहीं है, ऊपर जो बैठे लोग हैं उन्होंने एक किस्म का जो लीड कैप्चर है जिसको कहते हैं, एक कब्जा कर रखा है पाकिस्तान के ऊपर। इस कब्जे को छुड़ाना पड़ेगा, इसलिए पाकिस्तान जागो तहरीक जो है वो तहरीक चला रही है, बेदारी की, शऊर की, ताकि लोगों को शऊर दिया जाए कि भाई हालात से समझौता ना करो, कोई सोचो समझो, सोच समझ के फैसले करो। कौन से लीडर चुनते हो यार, किन को जाके वोट देते हो, पता होता है कि ये बंदा जो है इसकी औकात क्या है, तो उसको जाके वोट दे देते हैं।
ये हमारी जागो तहरीक जो है ये जमात नहीं है, ये एक तहरीक है। हम कोई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन हम लोगों के ज़हन को बदलना चाहते हैं, उनकी सोच को बदलना चाहते हैं, ताकि वो बेहतर फैसले कर सके पाकिस्तान के लिए, अपने लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए। और ये अगर पूरे मुल्क की एक तहरीक चल सके तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जब से बना है, पॉलिटिकल एकेडमी कोई नहीं बनी आज तक। आप काजी साहब देखें ना, आप हैरान होंगे कि कोई एक भी पॉलिटिकल एकेडमी पाकिस्तान में नहीं बनी। तो लोगों को तरबियत लीडरों ने नहीं दी, वर्करों को। आवे आवे जावे जावे, जिंदाबाद मुर्दाबाद, बस यही एक भारी फलां भारी, यही करते रहे, कदम बढ़ाओ तुम्हारे साथ है, इस तरह के नारे करते रहे। उनकी तरबियत करो वर्करों की, उनको पता चले कि सियासत क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या, जमहूरियत क्या होती है, लीडरशिप क्या होती है, इन नजरियाती सियासत क्या होती है। ये चीजें जो है नहीं है। इसके लिए एक मुल्क गिर तहरीक जो है ना, आप अपनी क़यादत में ये भी एक शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। जी आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। रजा साहब आपका भी शुक्रिया, राजा साहब आपका भी शुक्रिया, और बहुत और आपने टाइम दिया। नाज़रीन से इजाजत लेते हैं, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए आप इसको देखें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। खुदा हाफिज।